पूरे ब्रह्मांड के बीचों बीच एक टावर है जो हमें अंधेरे से बचा रहा है। पर ऐसा कहा जाता है कि उसे एक बच्चे का दिमाग गिरा सकता है। एक गार्डन है, वहाँ बहुत से अलग अलग उम्र के बच्चे हैं जो हंसी खुशी खेल रहे हैं। कुछ इंसान की शक्ल में अजीब लोग भी मौजूद हैं, जिनकी गर्दन पर एक निशान है। तभी अलार्म बजता है। अचानक वो सभी बच्चे जिनके हाथ पर घड़ी जैसी दिखने वाली एक मशीन है, वो सभी एक ही दिशा में बढ़ने लगते हैं। उन सभी बच्चों को वो अजीब सी चमड़ी वाले लोग एक मशीन पर बिठाकर उनकी शक्तियाँ ले रहे हैं और वो सारी शक्तियाँ इकट्ठा कर एक टावर पर हमला कर रहे हैं। टावर गिर रहा है और पूरी दुनिया अंधकार में चली जा रही है। तभी मेरी आँख खुल जाती है। सुबह हो चुकी थी और वो मेरा सपना था। ऐसे अजीब सपने मुझे रोज ही आते हैं। असल में शहर में भूकंप आया हुआ है और सारी चीजें हिल रही हैं। आजकल भूकंप अक्सर ही आ जाते हैं। मैं ब्रेकफास्ट की टेबल पर वो सब ड्रॉ करने लगा जो मैंने आज सपने में देखा था। मैं हर सुबह उठकर वो चीजें ड्रॉ करता हूँ जो मैं सपने में देखता हूँ, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि मेरे इन सपनों का असल दुनिया से कोई ताल्लुक है। पर मेरी इन बातों से मेरी मोम और मेरे सौतेले पिता को ऐसा लगता है कि मुझे कोई साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है। इसीलिए आज फिर से मेरी डॉक्टर से अपॉइंटमेंट है। मैंने डॉक्टर को बताया कि मुझे ऐसा लगता है कि मेरे सपने में जो टावर पर हमले होते हैं उसी वजह से इस दुनिया में भूकंप आते हैं। इन दोनों का कोई कनेक्शन है। डॉक्टर को मेरी इन बातों पर यकीन नहीं है। उन्हें लगता है कि ये सब मुझे डैड की मौत से लगे सदमे की वजह से होता है। मैं डॉक्टर से मिलने के बाद वापस घर लौट रहा था, तभी रास्ते में मुझे वो अजीब चमड़ी वाला इंसान दिखा। मैं उसे ध्यान से देखने लगा। उसकी नजर भी मुझ पर पड़ गई। तभी पास खड़ा एक फकीर मुझसे कहने लगा, उससे बचकर रहो। तुम्हारे जैसे खास मानसिक शक्ति वाले बच्चों को वो लेकर जाते हैं, वो तुम्हें ले जाएंगे। मैं तुरंत बस में बैठकर वहाँ से निकल गया। मैं घर पहुँचा तो मोम मुझे किसी कैंप पर भेजने की बात कर रही थी। वो साइंस और माइंड से जुड़ा है। मुझे पता है ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि मेरे सौतेले पिता मुझे पसंद नहीं करते। वो मुझे मोम से दूर भेजना चाहते हैं। रात हो गई थी और मैं फिर सपने देखने लगा। वही काले कपड़े वाला इंसान अपने जादू से एक आदमी को जला रहा है। दो बंदूकबाज हैं। काले कपड़े वाले जादूगर ने एक बंदूकबाज को मार दिया, पर दूसरे बंदूकबाज पर उसका जादू नहीं चला। दूसरा बंदूकबाज काले कपड़े वाले जादूगर पर गोली चलाता है, लेकिन जादूगर उसे अपने जादू से रोक लेता है। बंदूकबाज उसके पीछे जाता है, पर जादूगर कहीं खो जाता है और मेरी आँख खुल जाती है। हर बार की तरह इस बार भी मैंने अपने सपने में दिखे हर एक दृश्य की तस्वीर बना ली, उन दो बंदूकबाजों और उस बिल्डिंग की भी जो अक्सर मुझे सपने में दिखती है। थोड़ा सोचने के बाद उस बिल्डिंग की तस्वीर मैंने सोशल मीडिया पर डाली और पता करने की कोशिश की कि ये जगह कहाँ पर है। मैं अभी भी ऑनलाइन उस बिल्डिंग की तलाश कर रहा था। इतने में बाहर मुझे कैंप पर ले जाने के लिए एक औरत और एक आदमी आ गए। मैं उन्हें देखते ही समझ गया कि ये वही अजीब सी चमड़ी वाले लोग थे जो मेरे सपनों में दिखते थे। उनमें से एक के गले पर वही सेम निशान भी था जो अक्सर मैं सपने में देखता हूँ। मुझे कुछ गड़बड़ लगी। मैंने जाने से मना किया, पर किसी ने मेरी बात नहीं सुनी। इसी बीच मेरा ध्यान मेरे लैपटॉप पर गया, जहां किसी यूजर ने मुझे उस बिल्डिंग का पता मैसेज किया था। मैंने बिना एक भी मिनट जाया किए अपनी सारी ड्राइंग्स इकट्ठा करी और वहाँ से भागने लगा। वो अजीब सी चमड़ी वाले लोग भी मेरा पीछा करने लगे, पर मैं उनसे दूर भागने में कामयाब हो गया। अगले कुछ समय बाद में उस रहस्यमय घर के भीतर था, जिसे कई सालों से मैं अपने सपने में देखता आ रहा था। कई टूटे फूटे कमरों और एक गलियारे से गुजरता हुआ जब मैं एक कमरे में पहुंचा, तो वहाँ एक अनजान आवाज ने मुझे चौंका दिया। जब मैं उस तरफ बढ़ा तो सामने से आवाज आई, कृपया अपनी मंजिल एंटर करें। वहाँ एक मशीन थी। मैंने उसमें वो नंबर एंटर किया जो मैं अक्सर अपने सपने में देखता था। मशीन से दोबारा आवाज आई, आपकी मंजिल मिडिल वर्ल्ड है। और अचानक एक तेज रोशनी के साथ मेरी बाईं तरफ एक पोर्टल खुल गया। एक अजीब से अट्रैक्शन के साथ में उस पोर्टल की तरफ बढ़ा, और जब उस पोर्टल से मेरी दूरी 3-4 कदम ही बची थी, तभी अचानक बिल्डिंग की सारी लकड़ियां इकट्ठा होकर एक मॉन्स्टर बन गई और मुझे जकड़ लिया। मैं डर के मारे चीखने चिल्लाने लगा,
मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो। और हैरानी की बात की उसने मुझे छोड़ भी दिया। मैंने ज्यादा कुछ सोचा विचारा नहीं और भागकर उस चमकदार दरवाजे के अंदर घुस गया। अगले ही पल में मैं एक रेगिस्तान इलाके में पहुंच गया और वो दरवाजा पलक झपकते ही अचानक गायब हो जाता है। अब इस अनजान रहस्यमयी जगह पर जब मैंने दूर दूर तक अपनी नजर दौड़ाई तो मुझे चारों तरफ बस वीरान रेगिस्तान दिखा। इस जगह के बारे में और जानने के लिए मैंने अपने कदम आगे बढ़ाए। कुछ दूर चलने के बाद अचानक एक अजीब से तूफान ने मुझे चारों तरफ से घेर लिया और थोड़ी देर बाद जब मुझे दिखना शुरू हुआ तब मैं किसी दूसरी जगह पहुंच चुका था। दिखने में ये जगह उसी रेगिस्तान इलाके का दूसरा हिस्सा लग रहा था जहां से अभी कुछ मिनट पहले ही मैं यहाँ पर पहुंचा था। हालांकि ये जगह उसके जैसी भयंकर सूखी नहीं थी। यहाँ पर कई छोटी छोटी रेगिस्तानी झाड़ियाँ उगी हुई थी। खैर इसके अलावा वहाँ मुझे भले ही अभी कुछ गिने चुने मिनट ही बीते थे, पर मैं यकीन से कह सकता हूँ कि वहाँ उस जैसे भयंकर सूखे माहौल में हर किसी का हर बीतते मिनट के साथ मेरे ही जैसा प्यास से बुरा हाल हो सकता था। पर उस दिन मेरी किस्मत अच्छी थी। सामने पड़े एक कैन में मुझे कुछ घूंट पीने का पानी मिल गया। मैं उस पानी को पीकर अपनी प्यास बुझा ही रहा था कि तभी वो मेरे सपने वाला बंदूकबाज बंदूक लेकर मेरे सामने खड़ा हो गया। पहली बार को तो मैं घबरा गया, लेकिन खुद को संभालते हुए मैंने उसे बताया कि मैं पृथ्वी से यहाँ उसे ढूंढने आया हूँ। मैं एक लंबे वक्त से उसे अपने सपने में देखता आ रहा हूँ। उसे भरोसा दिलाने के लिए मैंने उसे अपनी ड्राइंग भी दिखाई, पर उसे यकीन ही नहीं हुआ। तब मैंने उससे उस काले कपड़े वाले इंसान का जिक्र किया और उसकी ड्राइंग दिखाई। उस काले कपड़ों में मौजूद शख्स की ड्राइंग देखकर उसे मुझ पर यकीन हो गया। अब उसने एक तरफ तो मेरी पूरी ड्राइंग बुक देखी तो वहीं दूसरी तरफ मुझसे मेरे अजीब सपनों की पूरी कहानी भी सुनी। सब कुछ सुनने, देखने और समझने के बाद वो मेरे सपनों का मतलब जानने के लिए मुझे एक कबीले की तरफ ले जाने लगा। उसने मुझे बताया कि वहाँ एक ऐसा व्यक्ति रहता है जो मुझे मेरे सपनों का मतलब बता सकता है। अब बिना रुके घंटों तक चलने के बाद वो भयंकर सूखा रेगिस्तान पीछे छूट गया। इस डरावने जंगल में थोड़ा और भीतर जाने के बाद वहाँ मुझे कुछ अलग किस्म के लोग दिखे। इससे पहले कि वो लोग मुझे देखते या सुनते, बंदूकबाज ने मुझे चुप रहने का इशारा करके मुझे मेरे घुटनों पर बिठा दिया और खुद भी वो उसी तरह से उनसे छुपकर बैठ गया। उनके जाने के बाद उसने मुझे बताया कि ये सब उस काले कपड़े वाले शख्स वोल्टर के फॉलोवर हैं। अचानक वोल्टर का नाम लेने के बाद बंदूकबाज के चेहरे के भाव बदल गए। आखिर में उसने बताया कि वोल्टर ने आज से सालों पहले अपने कुछ नापाक मकसदों को पूरा करने के लिए उसके पिता की हत्या कर दी थी। अब कुछ मिनट यहाँ और रुकने के बाद एक बार फिर से हमने आगे बढ़ना शुरू किया। शाम होते होते हमने आधे से ज्यादा जंगल पार कर लिया और दिन ढलने के बाद एक जगह पर रुककर आराम करने का फैसला किया। एक साफ सुथरी जगह देखने के बाद हम दोनों वहीं बैठ गए। दिन तो लगभग ढल ही चुका था, इसीलिए रात होने में ज्यादा वक्त नहीं लगा। बंदूकबाज ने पास से कुछ सूखी लकड़ियाँ इकट्ठी की और उनमें आग लगाकर मेरे पास बैठ गया। ये जलती हुई आग जंगली जानवरों को पूरी रात हमसे दूर रखने वाली थी। वो जंगल भले ही अपने आप में एक खतरे का घर था, लेकिन उस रात के शांत माहौल ने मुझे किसी नई दुनिया का एहसास करवाया, जो न्यूयॉर्क की तंग जिंदगी में मुझे उसके पहले कभी नहीं हुआ था। मैं उन शांत खड़े पेड़ों के नीचे बैठा बैठा अपने सपनों में दिखे एक स्ट्रक्चर को ड्रॉ कर रहा था और बंदूकबाज की नजर उस पर पड़ी तो उसने मेरी तारीफ करते हुए कहा कि तुम ड्राइंग अच्छी कर लेते हो। आगे उसने बताया कि ये एक मैप है डार्क टावर और उससे जुड़ी उन तमाम दुनियाओं का जिन्हें डार्क टावर अपनी पावर से सदियों से उन डार्क फोर्सेस से बचाता आ रहा है, जो उन पर कब्जा करके वहाँ मौजूद हर एक जीवित प्राणी को खत्म करना चाहती हैं। और वोल्टर उसी डार्क टावर को नष्ट करके उन डार्क फोर्सेस की मदद करना चाहता है ताकि वो डार्क फोर्सेस उसे अमर कर दे। पूरी बात समझने के बाद मैंने उससे कहा कि तभी आपको वोल्टर की तलाश है ताकि आप उसे रोक सकें। उसने हाँ में जवाब देते हुए कहा कि अब मुझे सो जाना चाहिए। मैं उसके कहने पर लेट तो गया था,
पर मुझे नींद नहीं आई। लेटे लेटे मैं अपने परिवार के बारे में सोच रहा था कि आखिर वो कैसे होंगे। तभी अचानक आसमान में एक तेज लाइट बीम उठी जो अंतरिक्ष में मेरी कल्पना से कहीं दूर तक गई और इसके ठीक बाद पूरी धरती कंपने लगी। मेरा अंदाजा ठीक था। वोल्टर फिर से बच्चों की मानसिक शक्ति का उपयोग करके टावर पर हमला कर रहा था। पहले की ही तरह ये सब कुछ समय तक रहा, फिर सब शांत हो गया। बंदूकबाज ने वापस से जोर देकर कहा कि अब मुझे सो जाना चाहिए। दिन भर की भाग दौड़ से मैं भी थक चुका था, तो जल्दी ही मुझे नींद आ गई। उस वक्त रात के लगभग 2 बज रहे थे जब मुझे किसी की आवाज आई। पहले तो मुझे लगा कि मैं कोई सपना देख रहा हूँगा, इसीलिए उस पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया और वापस से सोने की कोशिश करने लगा। लेकिन बार बार वही आवाज आने पर मेरी नींद खुल गई। वो आवाज अब मुझे साफ सुनाई दे रही थी और काफी जानी पहचानी भी लग रही थी। मैं आवाज के पीछे गया तो वहाँ पहुँचने पर मैंने देखा कि वो मेरे डैड थे जिनके सालों पहले डेथ हो चुकी थी। अचानक से उन्हें वहाँ देखकर मैं इमोशनल हो गया और बिना सोचे बेचारे उनकी तरफ बढ़ने लगा। ना जाने कैसे पर बंदूकबाज की भी नींद खुल गई और उसने मुझे मेरे डैड जैसे दिखने वाले बहरूपिये से बचा लिया। वो वोल्टर का भेजा हुआ एक मॉन्स्टर था जो मुझे मेरे डैड के चेहरे का सहारा लेकर अगवा करना चाहता था। मैं जैसे ही वहाँ से हटा तो उस मॉन्स्टर ने बंदूकबाज के पिता का चेहरा ले लिया और उसे भी मेरी तरफ गुमराह करने की कोशिश करने लगा। लेकिन बंदूकबाज उसके बहकावे में नहीं आया। उसने बिना एक भी मौका गवाए उस मॉन्स्टर को मौत के घाट उतार दिया। बंदूकबाज ने मुझे समझाया कि वोल्टर हमेशा हमारी कमजोरियों का फायदा उठाकर हम पर हमला करता है। इस हमले के बाद हम दोनों ये तो समझ गए थे कि वोल्टर को यहाँ मेरी मौजूदगी का पता चल गया है और वहाँ रुकना अब सेफ नहीं था, इसलिए हम दोनों ने वहाँ से आगे बढ़ने का फैसला किया। अभी हम कुछ गिने चुने कदम ही आगे बढ़े थे कि तभी अचानक से एक अजीब और खतरनाक से दिखने वाले दूसरे मॉन्स्टर ने हम पर हमला कर दिया। रात का वक्त था तो मैं उसका ठीक ठीक हुलिया तो आपको बयान नहीं कर सकता, पर मैं इतना जरूर कह सकता हूँ कि वो मिनटों में भी किसी से उसकी जिंदगी छीन सकता था। उस रात शायद मेरी किस्मत बाकी दिनों से कहीं बेहतर थी। बंदूकबाज ने दोबारा से अपनी जान पर खेलकर उस मॉन्स्टर से मेरी जान बचा ली, लेकिन इस बार वो खुद भी बुरी तरह से घायल हो गया। हमारे पास वक्त कम था और मुसीबतें उससे कहीं ज्यादा। हम इसी हालत में आगे बढ़ते रहे। मैंने बंदूकबाज को अपने कंधों का सहारा दिया और बंदूकबाज ने मुझे आगे का रास्ता दिखाया। हम इसी तरह से आगे बढ़ते गए और सुबह होते होते हमने पूरा जंगल पार कर लिया। जंगल के गुजर जाने के बाद रास्ते में एक सकरी नदी पड़ी। वहाँ बंदूकबाज ने रुककर अपने घावों को साफ किया और फिर मुझे लेकर उस कबीले में पहुँचा जहाँ वो सपनों का मतलब बताने वाला व्यक्ति रहता था। उस जगह उस कबीले में बहुत से लोग थे, बच्चे, बूढ़े, जवान, औरतें, पर इतने लोगों के वहाँ होने के बावजूद भी उस जगह में एक अजीब सी खामोशी थी, मानो वो सभी किसी डर में जी रहे हो। बंदूकबाज और मुझे देखकर कबीले के सभी लोग इकट्ठे हो गए। उन्होंने बंदूकबाज का बड़े सम्मान के साथ स्वागत किया और उससे जानने की कोशिश की कि आखिर वो इतने सालों से कहाँ था। दरअसल बंदूकबाज किसी जमाने में इनका रक्षक हुआ करता था। वोल्टर और उसके बुरे लोगों से इन्हें बचाया करता था, लेकिन एक समय के बाद वो अचानक से गायब हो गया और तब से लेकर अब तक ये लोग वोल्टर के खौफ के साये में जी रहे थे। बंदूकबाज ने इनसे कहा कि वो जंग हम दशकों पहले हार चुके हैं। अब सब कुछ बदल चुका है, रक्षक मर चुके हैं और मैं कोई तुम्हारा रक्षक नहीं हूँ। आखिर में उसने उनसे उस शख्स के बारे में पूछा जो सपनों को पढ़ना जानता है। उस भीड़ से एक महिला निकलकर बाहर आई और उसने उनसे कहा कि वही सपनों को पढ़ने का काम करती है। वो लेडी हम दोनों को अपने घर में ले गई और बाकी सभी भी अपने अपने कामों पर वापस लौट गए। उस लेडी ने मुझे अपना नाम ओरा बताया और मुझसे मेरे सपनों के बारे में बताने को कहा। सालों से आ रहे उस सपने की मुझे छोटी से छोटी बात याद थी। मैंने उसे बताना शुरू किया।
हर एक बात को ध्यान से सुनने के बाद उसने कहा कि मेरी मानसिक शक्ति आम लोगों से कहीं अधिक है और यही वजह है कि मैं एक से अधिक दुनियाएं देख सकता हूँ। उसने वापस से मुझे मेरे दिमाग पर जोर डालने के लिए कहा और जब मैंने ऐसा किया तो उसने भी मेरी मानसिक शक्तियों की मदद से वो सब देखा जो मैं सपने में देखता था। उसने मेरी सोच में झांककर वोल्टर के उस खुफिया ठिकाने का भी पता लगा लिया जहाँ से उसके लोग उन बच्चों की मानसिक शक्तियों का उपयोग करके डार्क टावर पर हमला करते थे। यकीनन वोल्टर भी वही था। बंदूकबाज ने ओरा से कहा कि मैं वहाँ जाना चाहता हूँ और इसमें मुझे तुम लोगों की मदद चाहिए। ओरा ने कहा कि हम ऐसा नहीं कर सकते। वोल्टर के ठिकाने तक पहुँचने के लिए हमें उसी के बनाए हुए पोर्टल की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि यहाँ इस कबीले का पोर्टल वोल्टर के पोर्टल से कनेक्टेड नहीं है। बंदूकबाज ने थोड़ा सोचकर कहा कि तो मैं पैदल जाऊंगा। वो वहाँ से उसी वक्त निकलने वाला था। अचानक से मुझे ख्याल आया कि न्यूयॉर्क के जिस पोर्टल से मैं यहाँ तक आया हूँ वो भी तो वोल्टर का ही पोर्टल है। मैंने उसे उस बारे में बताया। वो थोड़ा शांत हुआ और वो रात हमने उसी कबीले में बिताई। अगली सुबह कबीले के पोर्टल की मदद से हम अर्थ पर पहुंच गए। किस्मत अच्छी थी कि वो पोर्टल बहुत पुराना होते हुए भी ठीक से काम कर रहा था। उसने हमें हमारी जरूरत के मुताबिक न्यूयॉर्क में ही टेलीपोर्ट किया था। अब न्यूयॉर्क पहुंचने के बाद सबसे पहले मैं बंदूकबाज को लेकर एक हॉस्पिटल में गया, क्योंकि बीते 2 दिनों में उसे लगी चोटें उसको शारीरिक रूप से कमजोर बना रही थी। हॉस्पिटल में कुछ घंटों के इलाज के बाद ही वो पूरी तरह से रिकवर हो गया। शायद इसकी वजह मुझे बताने की जरूरत नहीं है, फिर भी इतना कहना चाहूँगा कि वो हमारी दुनिया के साधारण लोगों से बहुत अलग था। वो हमसे ताकतवर था, वो हमसे तेज था। खैर हॉस्पिटल से डिस्चार्ज लेने के बाद मैं बंदूकबाज को लेकर अपने घर गया, क्योंकि उस सफर में आगे बढ़ने से पहले मैं अपनी माँ से मिलना चाहता था, उन्हें देखना चाहता था, उन्हें बताना चाहता था कि मैं सेफ हूँ। वो मेरी फिक्र ना करे बल्कि अपना और परिवार का ख्याल रखे। कुछ घंटे बाद जब मैं घर पहुँचा तो घर के बाहर ही मुझे मेरा छोटा भाई टिम्मी मिला। मैंने उससे मोम के बारे में पूछा तो उसने बताया कि मोम और डैड पिछले 2 दिनों से घर ही नहीं आए हैं। ये सुनकर मुझे एक जोर का धक्का लगा। मैं भागकर घर के भीतर गया। घर के एंट्रेंस के सामने ही हमारा किचन एरिया था। जब मेरी नजर उस तरफ गई तो एक पल के लिए सब कुछ थम सा गया। वहाँ मेरे डैड की डेड बॉडी पड़ी हुई थी। मैं बेजान अपने कमरे की तरफ बढ़ा। बाहर दरवाजे से ही मेरी नजर नीचे वुडन फ्लोर पर गई। वो जला हुआ था। मैं नजदीक गया और वहाँ पर बैठकर फूट फूट कर रोया। वोल्टर ने मुझसे मेरी मोम को छीन लिया था। उस वक्त मुझे दुनिया के सबसे बड़े दुख का एहसास हुआ था। मैं रोते ही जा रहा था, रोते ही जा रहा था। बंदूकबाज ने मुझे संभाला, मुझे सहारा दिया और इसी के साथ मुझे भरोसा दिलाया कि वो वोल्टर से इसका बदला जरूर लेगा। वो मुझे मेरे घर से दूर ले गया ताकि मैं अपने दुख को कुछ समय के लिए भुला सकूं। ना जाने कैसे, पर उस वक्त मैंने खुद को संभाल लिया। बंदूकबाज ने मेरा ध्यान उस पर से हटाने के लिए मुझे बंदूक चलाना सिखाने लगा। उसने मुझे सिखाया कि निशाना हाथ या गन से नहीं लगाया जाता, निशाना दिल से लगाया जाता है और उसकी बताई वो बात मैं दिन के हर घड़ी याद रखता हूँ। इस तरह से कुछ वक्त मेरा मन बहलाने के बाद बंदूकबाज ने मुझे उसे आर्म्स एंड एम्यूनेशन की शॉप पर ले चलने के लिए कहा। मैंने जो नजदीकी शॉप देखी थी मैं उसे वहाँ पर ले गया। वहाँ पहुँचकर उसने शॉपकीपर से 45 कैलिबर गन की सारी गोलियां ले ली। इसके बाद जब हम शॉप से बाहर निकल रहे थे तभी अचानक से हम दोनों को वोल्टर की आवाज आई। मैं आगे था, ठीक से सुन नहीं पाया था तो शॉप के बाहर चला गया, लेकिन बंदूकबाज वहीं पीछे मुड़कर देखने लगा था। मैं कुछ समझ पाता इससे पहले उस शॉप की सारी खिड़कियां और दरवाजे बंद हो गए। बंदूकबाज ने भीतर से ही मुझे वहां से भागने के लिए कहा। मैं सड़क पर भागने लगा, लेकिन तब तक देर हो चुकी थी। वोल्टर के लोगों ने मुझे चारों तरफ से घेर लिया था और आखिर में वो मुझे अगवा करके अपने साथ ले गए। वो मुझे न्यूयॉर्क में मौजूद अपने उस अड्डे पर ले गए
जहाँ से वो अक्सर पृथ्वी पर आया जाया करते थे। वहाँ पर वोल्टर पहले से मौजूद था। वो एक छोटे से डिवाइस के साथ मेरे पास आया और उस डिवाइस की रीडिंग को देखकर काफी हैरान हुआ। वो खुद से ही बड़बड़ाते हुए कहने लगा कि वाकई मुझ में जबरदस्त शक्तियाँ हैं। इसके तुरंत बाद वो मुझे अपनी उस खुफिया जगह पर ले जाने लगा जहाँ से बच्चों की मानसिक शक्तियों का उपयोग करके डार्क टावर पर हमला किया जाता था। वो काफी जल्दबाजी में था। दरअसल उसे पूरा एहसास था कि बंदूकबाज उसे ये इतनी आसानी से नहीं करने देगा। और हाँ, मुझे भी उस पर पूरा यकीन था कि वो मुझे इन सबसे पहले बचा लेगा। उसके लोगों ने अगले ही मिनट उस खुफिया जगह के पोर्टल को तैयार कर दिया। मुझे ले जाने से पहले उसने अपने साथियों को अलर्ट पर रहने की एडवाइस दी। जब वोल्टर मुझे उस जगह पर लेकर पहुंचा, तो मैं वहां का नजारा देखकर ज्यादा हैरान नहीं था। वो बिल्कुल वही जगह थी जिसे मैं सालों से अपने सपने में देखता आ रहा था। मेरे सामने वो मशीन थी जो किसी भी जिंदा जीव से उसकी मानसिक शक्ति अलग कर सकती थी। मुझे उस मशीन पर बिठा दिया गया। इससे पहले कि वो मशीन अपना काम करती, मेरी मानसिक शक्ति का उपयोग करके उस टावर पर हमला करती, मैंने उसे रोक दिया। वोल्टर के प्यादे उसे फिर से ठीक करने में लग गए। दूसरी तरफ न्यूयॉर्क में बंदूकबाज अपनी पूरी ताकत से वोल्टर के आदमियों से लड़ रहा था। एक के बाद एक उसके बंदूक से निकली गोली उन इंसानी शक्ल के पीछे छुपे जीवों को अपना शिकार बना रही थी। एक समय के बाद उसने उन सभी को उनकी असली जगह पर पहुंचा दिया। अब वोल्टर समझ चुका था कि सदियों से चली आ रही इस लड़ाई का अंत नजदीक आ गया है। सबसे पहले उसने मुझे मेंटली फोर्स किया, मुझे मजबूर किया, मेरे इमोशन को ट्रिगर किया, और जब मैं इमोशनली वीक पड़ने लगा, वो मशीन मुझसे मेरी साइकिक पावर को अलग करने लगी। अब वो यहाँ से न्यूयॉर्क बंदूकबाज को रोकने चला गया। जब वो बंदूकबाज के सामने पहुँचा तो वही हुआ जो होना था। दोनों के बीच एक जानलेवा लड़ाई शुरू हो गई। ये लड़ाई आज आखिरी फैसला देने वाली थी। दोनों ही अपनी पूरी ताकत से लड़ रहे थे। कभी बंदूकबाज उस पर हावी होता तो कभी वोल्टर बंदूकबाज पर भारी पड़ता। ये लड़ाई ज्यादा वक्त तक नहीं चली। आखिरकार बंदूकबाज की गोली ने वोल्टर को अपना शिकार बना ही लिया। वोल्टर के मर जाने के बाद उसने मुझे वहाँ से बाहर निकाल लिया। लौटते लौटते उसने उस मशीन को भी डिस्ट्रॉय कर दिया जो अब तक कईयों की जिंदगियों को बर्बाद करने का कारण बन चुकी थी। उस मशीन के डिस्ट्रॉय होने के साथ ही वो पूरी जगह भी एक धमाके के साथ डिस्ट्रॉय हो गई। न्यूयॉर्क में वोल्टर के उस अड्डे से बाहर आने के बाद हमने देखा कि बाहर के लोगों को रेस्क्यू किया जा रहा है। दरअसल बीते कुछ घंटों में डार्क टावर पर जो हमला हुआ था, ये उसी का इफेक्ट था। अब सब कुछ वापस से नॉर्मल हो जाने के बाद बंदूकबाज ने अपनी दुनिया में लौटने का जिक्र किया। जाने से पहले उसने मुझे भी उसके साथ चलने के लिए कहा। मेरी भी अब यहाँ पर रुकने की कोई खास वजह बची नहीं थी। आखिरी बार अपनी इस दुनिया पर नजर डालने के बाद मैं उसके साथ उसकी दुनिया में चला गया। आज सालों बाद मैं फिर से वापस लौटा हूँ और ये देखकर मैं ज्यादा हैरान नहीं हूँ कि दुनिया पहले से बहुत बदल गई है।